सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। आज हम आपके साथ करंट अफेयर्स के एडिशनल पार्ट के लिए हैं। एडिशनल पार्ट का मतलब है जनवरी और फरवरी 10 फरवरी तक के घटनाक्रम पर आधारित एक पूरी क्लास है, इसलिए इस पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना 100% संभावना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एडिशनल है और जो अभी घटनाचक्र में भी आया हुआ है तो उसी के आधार पर वही क्लास हम लोग इसको आगे लेकर के चल रहे हैं, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। देखिए आपका जो यूपी पीसीएस है आप जानते हैं 17 मार्च को है और 17 मार्च को यूपी पीसीएस में आपके जो घटनाक्रम होंगे लगभग एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा आप मान सकते हैं। तो लगभग मान करके चलिए जैसे 17 फरवरी होना चाहिए तो 15 फरवरी 10 फरवरी तक के घटनाक्रम आपके इसमें समेटे रहेंगे। तो इसमें आपके लगभग 10 फरवरी तक के घटनाक्रम हैं, उसी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आते हैं देखते हैं क्या कैसे है और उस एडिशनल करंट अफेयर्स को एक तरीके से समराइज कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूपी का बजट भी है और इसमें भारत सरकार का अंतरिम बजट भी है। दोनों बजट को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। आते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में एक प्रश्न मान लिया यहाँ पर हो सकता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बड़े तथ्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे प्रश्न ये बन सकता है, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि राम जन्मभूमि या श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रश्न हो सकता है, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में निम्नलिखित घटनाक्रम शामिल रहे हैं, इस तरीके से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के बारे में जो प्रमुख तथ्य वो क्या है कि इस मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, आते हैं पूरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट आपका है ये श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के बारे में शिलान्यास कब हुआ, किसके द्वारा किया गया। इस मंदिर जब लगभग 400 साल 500 वर्ष के इस रोमांचक इतिहास के घटनाक्रम में राम जन्मभूमि के निर्माण के संबंध में अयोध्या धाम में दोनों मुद्दे थे, एक था मंदिर और एक था मस्जिद, यानी बाबरी मस्जिद विवाद। इस विवाद का पटाक्षेप कब होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार इसका पटाक्षेप हो जाता है। अब इसके पटाक्षेप होने के पश्चात क्या होता है कि एक न्यास का गठन किया जाता है जिसका नाम है ठीक है क्या, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया जाता है। अब इस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर के निर्माण करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है और उसके संबंध में उसका शिलान्यास यानी भूमि पूजन किया जाता है 5 अगस्त 2020 को। तो मान लिया पहला कथन यहाँ से हो गया, शिलान्यास कब किया गया, 5 अगस्त 2020 को किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, वास्तुकार, अब देखिए पूरे राम जन्मभूमि यानी श्री राम मंदिर, ठीक है, इस राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां से बन गया। ठीक है, तो शिलान्यास, वास्तुकार और तीसरा पॉइंट बन गया इसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, 22 जनवरी 2024 को हुई। तो 3 पॉइंट हो गया। राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में निर्मित किए जा रहे राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे दिए गए, उपयुक्त में से 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही, उपयुक्त सभी सही है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बन गया। ठीक है, कैसे यहाँ पर आपका एमसीक्यू बनेगा ये हमने आपको बता दिया। एमसीक्यू यहाँ से इस तरीके से बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न आता है, तो ये तो हो गया पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ दूसरा क्या बन सकता है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला एमसीक्यू यहां से बन गया कि ठीक है, मंदिर के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न बनेगा इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसका निर्माण किसमें किया गया है, नागर शैली में किया गया है। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा कि मंदिर की निर्माणकर्ता एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो है।
कौन है? लार्सन एंड टूब्रो, LNT है, लार्सन एंड टूब्रो है। तीसरा हो गया ये कि मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.77 एकड़ है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, 44 द्वार, 3 मंजिल और मंडपों की कुल संख्या 5 है, जिसमें नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और कीर्तन मंडप है। ये 5 प्रकार के मंडप हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हो सकता है MCQ नंबर 3। MCQ अगला MCQ क्या होगा? तीसरा MCQ क्या होगा कि इसके मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं, कर्नाटक के हैं। इसका वजन 200 किलोग्राम है, ऊंचाई 4.24 फीट यानी 51 इंच है, ठीक है। ये हो गया। और शालिग्राम शिला जो नेपाल से, आप जानते हैं कि नेपाल से शालिग्रामी नदी से जो शिला लाई गई थी, बहुत बड़े ट्रक में लाई गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उस शालिग्राम की जो काली शिला थी, उस शालिग्रामी काली शिला से योगी राज ने इसको निर्मित किया है। यानी वो पूरी तरीके से, आप जानते हैं कि वैसे जो शालिग्राम की जो शिला होती है वो प्राण प्रतिष्ठित, स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होती है। इसमें भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में सदा जो विराजमान होते हैं, ऐसी मान्यता है। उसी लाई गई शालिग्रामी काली मूर्ति से, काले पत्थर से इसको बनाया गया है। मूर्ति के ऊपर क्या क्या है? स्वास्तिक है, ओम है, गदा है और सूर्य देव का चित्र है। मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है, जिसमें मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के रूप शामिल हैं। मतलब सभी 12 रूपों को इसमें अंकित किया गया है। तो ये हो गया प्रश्न आपके राम जन्मभूमि से हो गया, ठीक है। श्री राम मंदिर से हो गया, राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक प्रश्न होगा। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के MCQ प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। 3 प्रकार से MCQ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जो हमने आपके साथ इस विश्लेषण के रूप में बताया है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा क्या है, भारत रत्न के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दिया जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्लियर हो गया होगा? एक बार देख लीजिए, चाहे तो बना लें। एक बार देख लीजिए इसको, श्री राम मंदिर अयोध्या धाम। हो गया? क्लियर हो गया? आते हैं दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अब हम आते हैं भारत रत्न पर आते हैं। अब आते हैं भारत रत्न पर। देखिए भारत रत्न आप जानते हैं 2023 का भारत रत्न जो दिया गया है, ये 2023 के लिए दिया गया है, 2024 में दिया गया है। और ये जो भारत रत्न दिया गया है, ये पहली बार क्या किया गया है, क्योंकि अधिकतम 3 लोगों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था, 5 लोगों को दिया गया। अब तक सर्वाधिक 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। आते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये दिया गया है, आप जानते हैं कि 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार सबसे पहले दिया गया था, घोषणा की गई थी कर्पूरी ठाकुर को, उसके बाद फिर लालकृष्ण आडवाणी को, उसके बाद फिर 9 फरवरी को 3 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 2024 के लिए कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, ये सबसे अधिक है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह है, आप देख ही रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, फिर PV नरसिम्हा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये तीनों लोगों को, और फिर कर्पूरी ठाकुर, 4 लोगों को मरणोपरांत इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। 4 लोग मरणोपरांत हैं, जबकि एक अभी जीवित हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, और इनको जीवित रूप में ये दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप ध्यान दीजिए इनको एक बार। देखिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने की घोषणा की गई 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को
इसको दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर इसको दिए जाने की घोषणा की गई। दूसरे हैं फिर लाल कृष्ण आडवाणी हैं, 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा इनको वक्तव्य जारी किया गया और इस रूप में इन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। तीसरे फिर हम लोगों ने देखा कि चौधरी चरण सिंह हैं, चौथे पीवी नरसिम्हा राव हैं, पांचवें डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हैं। तो इस तरीके से 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। 3 डेट में की गई है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर, फिर दूसरा जो है लालकृष्ण आडवाणी दूसरी डेट में 3 फरवरी को, और 9 फरवरी को शेष 3 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई। इसके बारे में जानते हैं हम लोग, बहुत डिटेल भी पढ़ चुके हैं। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है और भारत का राष्ट्रपति इसे प्रदान करता है। खेल और गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद दिसंबर 2011 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले नियमों में बदलाव किया गया और नए नियम के अनुसार भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट स्तर का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इससे पूर्व भारत सरकार के लिए कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवा जैसे क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई। ठीक है, तो अब कुल भारत रत्न प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या पहले 48 थी। ठीक है, और अब देखेंगे तो कुल कितनी हो गई है, 53 हो गई है। ठीक, अब कुल 53 भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, ये है। चलिए, तो ये रहा 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए जो 10 फरवरी तक के घटनाक्रम के बारे में है और राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, श्री राम मंदिर के बारे में और भारत रत्न के बारे में। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके इस बीच के रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों इस बीच महत्वपूर्ण रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र की करंट अफेयर्स है। और अब इसमें केंद्रीय बजट के बारे में वैसे हमने आपके साथ चर्चा किया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, इसको एक बार देख लें कि केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में और इसके बारे में डिटेल चर्चा की है। हालांकि आप पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि पूरी क्लास में और भी करंट अफेयर्स हैं एक साथ बने हुए हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें से कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल जो बजट है, बजट अनुमान कितना है, कुल आपका इतना है। ठीक है, आप देखेंगे कि कुल जो बजट अनुमान है, राजस्व प्राप्ति सबसे अधिक होती है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा सबसे अधिक होता है। तो कुल प्राप्ति कितनी होती है, राजस्व प्राप्ति होती है और पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति आपकी ये, पूंजीगत प्राप्ति है। अब देखिए, पूंजीगत प्राप्ति जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, इस पूंजीगत प्राप्ति से क्या होता है, सरकार को रिटर्न बहुत मिलता है। इसलिए सदैव पूंजीगत प्राप्ति सरकार के लिए खास होती है, महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे रिटर्निंग अधिक होता है। ठीक है, जो भी पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी से आउटपुट यहाँ से पर्याप्त मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब देखिए कुल व्यय कितने होते हैं। व्यय को अगर हम देखेंगे तो कुल व्यय ये है 47,65,768 ये है और कुल प्राप्ति ये है। कुल प्राप्ति और कुल व्यय ये हो गए। अब कुल व्यय में तो देखेंगे राजस्व खाते पर व्यय सबसे अधिक होता है और पूंजीगत खाते पर व्यय होता है। ये 2 व्यय होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा 11 11 11 11 1, ये पूंजीगत हो गया, ये आपका राजस्व व्यय हो गया। अब देखिए इसमें राजस्व घाटा, 3 घाटे को आपको देखना है। तीनों घाटे हैं। राजस्व घाटा आपका कितना है, इसमें 2% जीडीपी का, अगर आप देखेंगे जीडीपी का 2% है। फिर जीडीपी का है आपका प्रभावी राजस्व घाटा है 0.8% है। आपका जो राजकोषीय घाटा रहेगा 2024-25 में, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए राजस्व घाटा अगर आप देखें 2022-23 में कितना था, 6.4% था। 2022-23 में 2022-23 5.9% था। 2023-24 में 5.8%। 2024-25 में इसको घटा करके 5.1% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना प्राप्त होता है बात की बात है, लेकिन 5.1% का लक्ष्य रखा गया है इसको प्राप्त करने का। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आप जानते हैं अगर हम कुल आय और व्यय की बात करें, भारत सरकार के कुल आय और व्यय की बात करें, तो आप देखते हैं कि आय का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत सरकार के पास, ठीक है, वो आपका क्या है, उधार और अन्य व्ययताओं से है। इसको हम आपके साथ बजट में पढ़ा चुके हैं। उधार एवं अन्य व्ययताएं हैं। दूसरे पर आपका जीएसटी है
दूसरे पर आपका इनकम टैक्स है, तीसरे पर आपका CGST है, चौथे पर आपका जो है निगम कर है, ठीक है, और फिर पांचवें पर आपका जो है ऋण भिन्न प्राप्तियां हैं, और फिर छठे पर आपका जो है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सातवें पर आपका जो है सीमा शुल्क है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रहा है। व्यय में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक व्यय सरकार कहाँ करती है, सबसे अधिक व्यय करती है ब्याज अदायगी पर करती है, ठीक है। कुल अपने व्यय का 20% कहाँ करती है, ब्याज अदायगी पर करती है। उसके बाद फिर करों और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा देती है, कितना, 20% देती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया। तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है, तीसरे नंबर पर आपका आता है केंद्र क्षेत्र की योजनाओं, जो आर्थिक सहायता केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर सरकार खर्चा करती है। फिर आपका है अन्य व्यय पर है, फिर आपका केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर है, ठीक है, ये है आपका। और फिर आपका रक्षा क्षेत्र है, फिर आपका आर्थिक सहायता है, इस तरीके से है। ये है आपका व्यय है, ठीक है। भारत सरकार कहाँ कहाँ कितना कितना व्यय करती है, और आय क्या क्या, प्राप्ति का स्रोत क्या क्या है। अब आप देखें तो इस बजट में जो मुख्य टारगेट क्या रखा गया, वो है 2047 तक विकसित भारत, ठीक है। इस बजट का जो पूरा केंद्र है, केंद्र बिंदु है, उसमें क्या रखा गया है, 2047 का विकसित भारत है, ठीक है। और विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास को आधार माना गया है, और विजन जारी किया गया है विकसित भारत 2047, ठीक है। तो ये इसका जो है विजन है। पूरे बजट का विजन अगर कहा जाएगा तो क्या है, तो वो है 2047 तक विकसित भारत, ठीक है। अब इसी के साथ आप देखेंगे किन किन क्षेत्रों में कितना आवंटन है। आप देखेंगे कि वर्ष 2014 तक कुल 16 IIT थे देश भर में, और अब कुल 23 IIT हो गए हैं, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुई है। एम्स कितने थे, 7 थे, और अब 22 एम्स हो गए हैं। विश्वविद्यालय 723 थे, और अब जो है 1113 हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि यही विजन 2047 में कितना होगा, ये है, तो 2047 में ये कितना हो सकता है, इसके लिए कोई अंदाजा नहीं है फिलहाल, अभी ऐसा कोई तरीका नहीं किया गया है। लेकिन 2023 के बाद अगर अगले 25 वर्षों की अगर आप बात करेंगे, तो निश्चित रूप से 25 वर्षों में 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना हो जाएगा, ये कई गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तेजी से विकसित भारत बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आइए देखिए, वर्तमान बजट में गरीब कल्याण देश का कल्याण कहा गया है, ठीक है। गरीबों को केंद्र बिंदु माना गया है, और गरीबों में किसको शामिल किया गया है, आप जानते हैं गरीबों की कोई जात नहीं होती है। इसमें इसमें आपके श्रमिक हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, और युवा हैं, इनको गरीब माना है प्रधानमंत्री जी ने। और इस गरीबी को दूर करने के लिए DBT से 2.7 लाख, जो प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्त किया है कि DBT से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PM स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता मिली है, ठीक है। गरीब की संख्या प्रतिशत में कितनी कमी आई है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। बहुआयामी गरीबी में कितनी कमी आई है, 2005-6 में 55.3% थी, और अब 2022-23 में ये 11.3 हो गई है। 2019 से 21 में ये 15% थी। तो कितनी अंत आई है, 55% से सीधे 11%, नहीं लगभग 40% की कमी आई है, लगभग 42%। अगर आप देखें तो पिछले 15 वर्षों में 16 वर्षों में लगभग जो है 40% गरीबी कम हुई है देश में, ऐसा आंकड़ा इसमें प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। युवाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। PM श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है, और युवाओं को उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ किसान अन्नदाता का कल्याण, PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिल रही है। यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कि क्योंकि लगातार इस पर बात चल रही, तो पीएम किसान के तहत कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? 11.8 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनों मिल रहा है? 4 करोड़ किसानों को मिल रहा है। रुपया 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम को समर्थन करने को एनएम के तहत 1363 मंडियों का समेकन किया गया है। ठीक है, अब देखिए 2024-25 के लिए बजट अनुमान जो किया गया है, कुल कितना है? बजट का आकार कितना है? इसी को बजट का आकार करके प्रश्न पूछा जाता है। तो बजट का आकार कितना है? 47,65,768 है। इसमें पेंशन क्षेत्र के लिए देखिए, ये सभी क्षेत्रों के लिए किया जाने वाला आवंटन है। ब्याज के लिए है, ग्रामीण विकास के लिए है, सामाजिक कल्याण के लिए, राज्यों को अंतरण है, परिवहन है। इसका हम और भी सिस्टमेटिक आपको इससे भी अधिक सिस्टमेटिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, और साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ देंगे, तो इस पूरे पीडीएफ में भी आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखेंगे कि किसमें कितना आवंटन किया गया है। ठीक है, ये है आवंटन। अगर आप देखेंगे सबसे अधिक आवंटन अगर आप देखें इसमें, तो 60,000 जो है करोड़ रुपए दिया गया है पीएम किसान को दिया गया है। 77,000 शहरी विकास को दिया गया है, और 5,44,039 दिया गया है परिवहन के लिए दिया गया है। ठीक है, 1,39,000 यहाँ दिया गया है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र के 4,54,000। अगर आप देखेंगे सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है, तो परिवहन के दिएगा 5,44,039 करोड़ दिया गया है। सबसे अधिक दिया गया है किसको? परिवहन क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, फिर रक्षा क्षेत्र को दिया गया। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में बजटीय आवंटन किए गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में लगातार देखिए वृद्धि हो रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, और विवरण दाखिलकर्ता संख्याओं की संख्या में जो है 2.4 गुना वृद्धि हुई। तेज रिफंड धन वापसी के संबंध में भी देखें तो 93 दिवस से कम होकर 10 दिवस रह गया है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दोगुना होकर के 1,66,000 करोड़ हो गया है। राजस्व की कर वापसी वैंसी जो है 0.72% से बढ़कर के जीएसटी के बाद की अवधि में 1.22 अवधि हो गई है। उपभोक्ताओं के हित लाभ, रसद लागत और अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों में कमी आई है। जीएसटी के बारे में जो बताया गया है पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, फिलहाल आपको आंकड़े देखेंगे ही। हालांकि जीएसटी अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। जीएसटी का जो पूरा मायाजाल है किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम की दृष्टि से जीएसटी के बारे में जो बताया गया आप उसको ध्यान देंगे। 94% उद्योग पट्टाकर्ता जीएसटी में पारगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानता है। 80% जीएसटी अदा करने वाला महसूस करता है कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला मैक्सिमाइज हुई है। वर्ष 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट आई है। इनलैंड कंटेनर डिपो में 47% की वृद्धि हुई है। एयर कार्गो परिसरों में 28%, बंदरगाहों में 27%। ठीक है, तो आयात निर्गम समय में गिरावट आई है। स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन निधियों द्वारा दिए गए निवेशों में कतिपय करहित लाभ 31 मार्च 2024 को पूर्व में कालातीत हो रहे हैं, और कुछ आईएफएससी यूनिटों की दी जा रही कर छूटों में भी 31 मार्च 2025 तक के बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए जो आवंटन किए गए हैं। बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से छूट क्या देगी? वित्त वर्ष 10 तक के बकायों में रुपया 25,000 तक की छूट गई। वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 15 तक के लिए रुपया 10,000 तक की छूट गई। 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की इससे आशा है। पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय को 6.2%, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.78%, रेल मंत्रालय को 2.55% जो बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले 2.13%, गृह मंत्रालय में 2%, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 1.77%, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में 1.68%, संचार मंत्रालय में 1.37%, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.27% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण वितरित किए गए। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। 83 लाख स्व सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 1 करोड़ महिलाएं
लखपति दीदी में 83 लाख स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए, अमृतकाल के लिए कार्यनीति संधारणीय विकास वर्ष 2070 तक निबल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि संधारणीय विकास के लिए क्या किया गया है, वर्ष 2070 तक निबल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर्निर्धारण किया गया है। कोयला गैसीकरण और तरलीकरण की क्षमता की स्थापना की गई है। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण कराया जा रहा है। बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, यानी सौर, आपने देखा जो सूर्योदय जो योजना लाई गई है उसके तहत प्रतिमाह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना जाएगा। ई वाहन के लिए विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत की जा रही है। पीएम यूबीवाई के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। उजाला के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए भी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। द्विपक्षीय निवेश समझौतों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता प्रदान के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया है। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बेहतर पोषण उपलब्धता बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण के लिए 2.0 में तेजी लाई गई है। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के प्रयास यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। आवासन में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासन का लक्ष्य है। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। तो ये चीजें हैं। इसके साथ 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पतन, कनेक्टिविटी, पर्यटन और संरचना और सुविधाओं के लिए परियोजना आरंभ की गई है। सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा दे रही है। नैनो डीएपी के प्रयोग सहित सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये लगातार इस बजट में अंतरिम बजट जो है ये लाया गया है। चलिए, ये आंकड़े हैं, अगर आप देखेंगे 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कुल बजट पेश किया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो भी हम लोगों ने देखा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, जिसे वित्त मंत्री के ने अपने बजट भाषण में पेश किया, के अनुसार भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने दिसंबर 2023 में आयोजित इसकी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर देने का अनुरूप किया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में दर्ज की गई मजबूत विकास पर आधारित है। आईएमएफ ने अक्टूबर 2023 में जो अनुमान व्यक्त किए गए थे उससे बढ़ा करके 6.3% कर दिया गया है। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत के वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की प्रबल संभावना, और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2% बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है, एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, ओएसडी, एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक विकास दर को क्रमशः 6.4, 6.3 और 6.1 और 6.7% रखने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जीएसटी संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये 7वीं बार ऐसा अवसर है जब सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार जा रहा है। 2024-25 में उधारियों की कुल प्राप्तियों कुल व्यय
30.80 लाख करोड़ और 47 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है, जबकि कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये हम लोग देख चुके हैं। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया, ताकि राज्य सरकारों की विकसित भारत संबंधी उपलब्धियां आधारित सुधारों को लागू किया जा सके। तो ये पूरे बजट के साथ अगर आप देखेंगे तो बजट के साथ ये पूरा अनुमान है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 से लेकर 2023 तक की अवधि के दौरान देश में एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। 2023 से लेकर 2022 से लेकर 2023 तक होगा ये। अवधि के दौरान देश में एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ, जो स्वर्णिम युग को दर्शाता है, और जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए कुल एफडीआई प्रवाह का दोगुना है। ठीक है, ये 2014 होगा, 2014 से 2023 होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा 2014 होगा, 2014 से 2023 तक ये जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष के लिए आंकड़ा है। 2014 से जबकि मोदी जी की सरकार आई है तब से है ये। तो 2014 से लेकर 2023 तक की अवधि के लिए दौरान देश में एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ, जो स्वर्णिम युग को दर्शाता है, और 2005 से 2014 के दौरान हुए कुल एफडीआई प्रवाह का दोगुना है। देश में विदेशी निवेश की निरंतर प्रोत्साहित करने हेतु पहले भारत को विकसित करो की भावना के तहत अपने विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी दृढ़ता के साथ 4 प्रमुख जातियों, जैसा कि अभी हमने बताया, 4 प्रमुख जातियां कौन कौन? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान की जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं, उनका कल्याण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा विकास के प्रति मानवीय और समावेशी अवधारणा अपनाई गई है, जो अत्यंत उल्लेखनीय है। इसके साथ ही यह गांव स्तर पर प्रावधान करने के लिए पिछली अवधारणा से बिल्कुल हट करके है। ठीक है, सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस, सभी के लिए बैंक खाते एवं वित्तीय सेवाओं के जरिए रिकॉर्ड समय में हर परिवार एवं व्यक्ति को लक्षित किया गया है। सरकार विकास के प्रति ऐसी अवधारणा के साथ काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में अथक प्रयास किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में सबका साथ के लिए सरकार ने नए 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से मुक्ति दिलाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएम मुद्रा योजना में उद्यमशील आकांक्षियों के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर 43 करोड़ ऋण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए निकट है, तथा 2 करोड़ और घरों का निर्माण परिवारों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। इसी प्रकार रूफ स्टाफ सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री देने जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना ने क्रेडिट लिंकेज के साथ 2.4 लाख एसएचजी और 60,000 व्यक्तियों को सहायता दी है। ठीक है, रेलवे के 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह संपर्क गलियारा और उच्च ट्रैफिक घनत्व गलियारा को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों को रूपांतरित किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विमानन क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी वृद्धि के साथ 149 हो गई। ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो आज देश में 517 नए मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विभिन्न विमान कंपनियां सक्रिय रूप से 1000 से अधिक नई हवाई जहाज़ों के ऑर्डर दिए गए हैं। सरकार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से पैदा हो रही चुनौतियों को निपटाने के लिए लगातार क्या कर रही है? प्रयासरत है, जिसके लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया, जिसे विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में निपटने के लिए सिफारिशें करने के लिए आदेशित किया गया है। वित्त मंत्री ने करदाता सेवाएं आयकर पर छूट की सीमा को 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने करदाता सेवाएं बेहतर बनाने के लिए घोषणा की। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, करदाताओं के समर्थन की प्रशंसा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना से अधिक बढ़ा है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी 2.4 गुना बढ़ी है। सरकार ने कर दरों में कटौती की और उन्हें विवेकपूर्ण बताया है, जिसके कारण नई कर योजना के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय करदाताओं के लिए कोई
कर देनदारी नहीं होगी। तो ये हो गया। आयकर रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग समय जो वर्ष 2013-14 में 93 दिन था, अब घटकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गया है। 94% उद्योग जीएसटी में हुए परिवर्तन को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। जीएसटी का कराधान बढ़कर दुगने से अधिक हो गया है, ये हम लोग देख चुके हैं अभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क में किए गए अनेक उपायों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इनके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 से पिछले वर्ष की तुलना में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गमन 47% कम होकर के 71 घंटे रह गया है। इसको भी अभी हम लोग आंकड़े में देख लिए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ है, इस पर श्वेत पत्र जारी किया गया है। सामाजिक न्याय के लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा और मतदाता को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। गरीब कल्याण देश के कल्याण के लिए कहा गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है। पीएम जनधन खाते के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष डीबीटी हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली है। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों के विकास पर बल दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद मिली है। अन्नदाता का कल्याण पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। नारी शक्ति पर जोर, 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ठीक है। पीएम आवास योजना जो है कोविड चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्दी ही हासिल कर लिया गया है। अब देखिए, हर क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली के लिए रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली दी जा रही है। छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट का निःशुल्क बिजली प्राप्त करेगा। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा में लगातार किया गया है और इसमें आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों को भी शामिल किया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में किसान सम्मान योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को औपचारीकरण योजना से भी लगभग 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिल रहा है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण किया जा रहा है। लॉजिस्टिक कुशलता बढ़ाने के लिए रेलवे के 3 प्रमुख गलियारा बनाए गए हैं, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। तो हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को, राष्ट्रीय परिदृश्य की शुरुआत करते हैं। अब आप देखें यूपी पीसीएस में जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर से बहुत महत्वपूर्ण है और फरवरी लगभग 10 से 15 फरवरी तक का जो परिदृश्य है वो कवर किया जा रहा है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि इन चीज़ों को इस करंट अफेयर्स में समाहित कर लिया गया है। ठीक है। और घटना चक्र के इस अंक में इन चीज़ों को इन्होंने कुछ देखने का प्रयास किया है। तो 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। आइए देखिए क्या है इसमें। 2 से 18 फरवरी 2024 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड। अब सीधे देखिए एमसीक्यू यहां से कैसे बन रहा है। 218 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। तो सूरजकुंड मेला जो लगता है, इस पर यही प्रश्न भी पूछा गया। इसके पहले 2-4 साल पहले प्रश्न पूछा गया, 4-5 साल पहले की बात है। मतलब किसी परीक्षा में यूपीपीसीएस में पूछा गया, सूरजकुंड मेला मैचिंग करने के लिए आया हुआ है। ठीक है। तो ये आता रहता है। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। 2 से 18 फरवरी के बीच 37वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, हैदराबाद में हो। मेले का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। मेले का भागीदार देश कौन है? तंजानिया है। भागीदार राज्य कौन है? गुजरात है। तो यहाँ पर ये 2-3 प्रश्न जो है एमसीक्यू यहाँ के बन सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है प्रश्न क्या हो सकता है। 1 से 3 फरवरी 2024 के मध्य भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहाँ से एक दूसरा एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है। ठीक है।
अब देखिए एमसीक्यू आधारित हैं, लगभग ये आपके एमसीक्यू आधारित हैं और ये आपका काफ़ी कुछ इधर कवर कर रहा है जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से ये बन सकते हैं, ठीक है? एक तो आपका सूरजकुंड मेला से संबंधित बन सकता है, या आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा कौन 16वें वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया? अब देखिए 16वां वित्त आयोग पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए अजय नारायण झा, पूर्व सदस्य 15वें वित्त आयोग एवं पूर्व सचिव व्यय आयोग के रहे हैं। टेनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्व विशेष सचिव व्यय आयोग के रहे हैं। डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष कार्यकारी निदेशक अर्थ ग्लोबल रहे हैं। डॉक्टर सोम कांति घोष भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो 4 ये सदस्यों को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है? 31 जनवरी 1 जनवरी अगला लिखा है, हाँ ठीक है, 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न आप जान रहे हो, यूपीपीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका एमसीक्यू का तीसरा प्रश्न बन सकता है और पूछा ही जाएगा। मतलब वित्त आयोग जब भी गठित होता है और अपने रिपोर्ट देने तक उस पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मैं भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे और इनके अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 31 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये IIMC, ठीक है। IIMC नई दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर, अमरावती महाराष्ट्र, आइजोल, कोट्टायम और ढेंकनाल स्थित इसके 5 क्षेत्रीय परिषदों पर भी ये लागू होगा। अर्थात ये सब क्या हो गए हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? IIMC नई दिल्ली है और इसके अलावा इसके जो 5 क्षेत्रीय केंद्र है वो है जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, अमरावती है, आइजोल है, कोट्टायम है और ढेंकनाल है स्थित इसके 5 क्षेत्रीय परिसरों पर भी लागू होगा। इस नए दर्जे के साथ IIMC अब डॉक्टरेट डिग्री सहित डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हो गया है। IIMC की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से एक हो सकता है, IIMC से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। 31 जनवरी 2024 को भारत ने कितने वेटलैंड को साइटों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया? 5। अब जब भी वेटलैंड को नामित किया जाता है तो यहाँ से जुड़े प्रश्न आ ही जाते हैं, ठीक है। जब ऐसा रहा है तो प्रश्न, जैसे आप देखें यूपीपीसीएस 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, 23 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न। 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने 5 वेटलैंड साइट को एक अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के स्थल के रूप में नामित किया है, ठीक है। 30 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? उड़ीसा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है। तो मार्चिंग दस्तों और झांकियों के पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी घोषित किया गया? उड़ीसा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ झांकियों का। निर्णायक मंडलों के मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त हुए परिणाम इस प्रकार रहे हैं। देखिए क्या क्या रहा है, तो उड़ीसा को ध्यान रखिएगा, ये रहे हैं। 30 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के परेड में उड़ीसा को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा देखिए उड़ीसा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर यह झांकी थी, ये पूछा जा सकता है। गुजरात को दूसरा स्थान, धोरडो गुजरात सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक के रूप में है। तमिलनाडु, प्राचीन तमिलनाडु की कोदाबोलाई प्रणाली को लोकतंत्र की जननी कहा गया है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालयों में भारत लोकतंत्र की जननी इसे दिया गया है। 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी? 718 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा विकसित भारत, उड़ीसा की जो झांकी जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है वो किस पर आधारित थी? उसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, यानी 2047 तक जब भारत विकसित हो जाएगा उसमें महिलाओं की क्या स्थिति होगी,
इस पर दिया गया है। ठीक है, गुजरात का है धोर्डो गुजरात सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक के रूप में दिया गया है। तमिलनाडु को प्राचीन तमिलनाडु की कोदा बोलाई प्रणाली को लोकतंत्र की जननी माना गया है। ठीक है, अब इसमें निर्णायक मंडलों में किसको किया गया है, ये हो गया 30 जनवरी को हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी की गई है, 718 की गई है। ठीक है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो रिपोर्ट जारी की हिम तेंदुओं के लिए, उसमें डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों में इनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार है। सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पर हैं, लद्दाख में, जिनकी संख्या कुल 477 है। उत्तराखंड में कुल 124 है। हिमाचल प्रदेश में कुल 51 है। अरुणाचल प्रदेश में 36 है। सिक्किम में 21 है और जम्मू कश्मीर में कुल 9 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिम तेंदुओं को अब एक खाने वाले जानवरों के रूप में भी इनको मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हाल ही में किस जानवर को, किस जो है बर्फीले स्थानों पर रहने वाले जानवर को खाने के पशु के रूप में घोषित किया गया, तो आपका हिम तेंदुआ है। उनकी संख्या क्या है, संख्या का जो है के आधार पर राज्य और संघ शासित प्रदेश भी आपने देख लिया। ये भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। 29-30 जनवरी 2024 के मध्य भारत टेलीकॉम 2024 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, 29-30 जनवरी 2024 के मध्य भारत टेलीकॉम 2024 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली में एक एक्सपो आयोजित किया गया, ये है भारत टेलीकॉम 2024। इसका आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा दूरसंचार विभाग के सहयोग से किया गया है। ठीक है, अब देखिए 29 जनवरी 2024 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता हेतु भारत का नामांकन क्या होगा, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, ये होगा। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 2024 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके 12 घटक हैं, इस नामांकन के 12 घटक हैं। महाराष्ट्र में सालहेर किला है, शिवनेरी किला है, लोहागढ़ है, खंडेरी किला है, रायगढ़ किला है, राजगढ़ किला है, प्रतापगढ़ किला है। ठीक है, स्वर्गदुर्ग है, पन्हाला किला है, विजयदुर्ग है, सिंधु दुर्ग है और तमिलनाडु में जिंजी किला है। ये इतने सब जो है ये है मराठा सैन्य परिदृश्य के अंग है। इनको सबको एक साथ यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ये अपना एक नामांकन वहां प्रस्तुत किया है। 29 जनवरी 2024 को किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के मध्य प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या किया है, 29 जनवरी 2024 को कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार की रूपरेखा का प्रोटोकॉल शुरू किया है। 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को और 5 वर्ष के अवधि के लिए एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 में लाया गया था, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, जिसके तहत जो गैर कानूनी कार्य करने वाले कोई भी संगठन होते हैं उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हें प्रतिबंधित संगठनों की श्रेणी में रखा जाता है, जिससे उनकी समस्त गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो ये केस को किया गया, सिमी का किया गया हो। सिमी क्या है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को लगाया गया था। 27 से 28 जनवरी 2024 को 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ठीक है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 27-28 जनवरी 2024 को 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई। यहां से आपका एमसीक्यू पर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 28 जनवरी 2024 को किसने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती 75 वर्ष के समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 28 जनवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती
ठीक है, वर्ष 75वें वर्ष समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किन नई प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया? डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की न्यू वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट किए गए हैं। 28 जनवरी 1950 को ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, आप जानते हैं। ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था। 28 जनवरी 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ असम में पूर्वोत्तर भारत के पहले योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी। कहाँ रखी? डिब्रूगढ़ असम। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में पूर्वोत्तर भारत के पहले योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी है डिब्रूगढ़ असम में। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की भी आधारशिला रखी है। 25 जनवरी 2024 को उच्च शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021 से 22 में उच्च शिक्षण में नामांकन कितने करोड़ हो गया है? 4.33 करोड़ हो गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन पर एक ऑल इंडिया सर्वे किया है और इस ऑल इंडिया सर्वे में 2021-22 की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसके तहत भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितने हो गए? 4.33 करोड़ हो गए हैं। यानी 1 अरब 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग क्या हैं? हायर एजुकेटेड हैं, उच्च शिक्षा, ठीक है, नामांकन है। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2 करोड़ रहा है। 21-22 में फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या कितने लाख रही है? 15 लाख रही है। शिक्षा मंत्रालय 2011 से अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर रहा है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके आधार पर कुल उच्च शिक्षा में नामांकन, छात्रों की संख्या, महिला छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, इनका सबका इसमें सर्वे किया गया है। पच्चीस जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सारथी ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सारथी ऐप का संबंध किससे है? ठीक है, तो सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 25 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2024 को किसने भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया हमारा संविधान हमारा सम्मान। जनवरी 2024 में किस संस्था ने भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम का शुभारंभ किया? नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन आयुक्त ने किया है। 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना की? आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है भुवनेश्वर, उड़ीसा। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? बंगलुरु, कर्नाटक में किया, जो 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, तो अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारत में निवेश किया है। ठीक है, और ये निवेश कहाँ किया गया है? बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है, जिसमें 1600 करोड़ रुपए का निवेश है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के बढ़ते विमान क्षेत्र में देश भर से और अधिक बालिकाओं के प्रवेश में सहायता देना है। 23 से 31 जनवरी 2024 के मध्य वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत पर्व का आयोजन, आप जानते हैं कि भारत पर्व का आयोजन भारत सरकार द्वारा विदेशों में भी किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय करता है। भारत सरकार के पर्यटन का ये एक लोगो है, भारत पर्व। तो भारत पर्व का आयोजन विदेशों में भी होता है। विभिन्न देशों के साथ भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मिल करके भारत पर्व का आयोजन विदेशों में भी करता है और देश में भी किया जाता है। कब किया गया? 23 से 31 जनवरी के बीच किया गया। ठीक है, ये वार्षिक कार्यक्रम है, 23 से 31 जनवरी के मध्य किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2016 से इस कार्यक्रम का आयोजन कंटिन्यू इस रूप में किया जा रहा है।
ये कार्यक्रम 2016 से हो रहा है। 28 जनवरी 2024 को किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किया। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन शिलांग में किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए, ठीक है, कि 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? शिलांग में किया, ठीक है, शिलांग में किया। 17 से 19 जनवरी 2024 के मध्य 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। 16 जनवरी 2024 को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इंद्रजीत सिंह ने एमपी लैंड्स योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने के द्वारा एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग 15 जनवरी 2024 को एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है। 12 जनवरी 2024 को भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक 2024 में कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई, ठीक है। तो 12 जनवरी 2024 को भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर को पुनः, मध्य प्रदेश के इंदौर को पुनः क्या मिला है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके साथ में गुजरात का सूरत शहर भी शामिल है। सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से देश का सर्वोच्च, देश का सर्वश्रेष्ठ जो है इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे अधिक स्वच्छ शहर के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 5 शहर शामिल हैं। इंदौर है, सूरत है, एक साथ नवी मुंबई है, फिर विशाखापत्तनम है, फिर भोपाल है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में 3 शहर शामिल हैं। सासवड़ महाराष्ट्र है, पाटन गुजरात है और लोनावाला महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। शीर्ष 3 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य राज्यों की श्रेणी में देखा जाएगा तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर के श्रेणी में वाराणसी को नंबर 1 पर मिला है, प्रयागराज नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर बिजनौर उत्तर प्रदेश है। शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ छावनी शहरों में महू कैंट है, देवलाली कैंट है और अहमदाबाद कैंट है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा शामिल किया गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई में तो सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। 8 से 13 जनवरी 2024 के मध्य दिव्यांगजनों के समावेशिता और सशक्तिकरण का वैश्विक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 गोवा में आयोजित किया गया, ठीक है। कब से? 8 से 13 जनवरी 2024 के मध्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशित और सशक्तिकरण का वैश्विक उत्सव गोवा में आयोजित किया गया, ठीक है। गोवा में दिव्यांगजनों के लिए एक वैश्विक, ठीक है। तो ये आपके हो गए। आप देखिए एक लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का केवल एक नोएडा आया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार मिला है। अच्छा, 13 से 17 जनवरी 2024 के मध्य उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 कहाँ? भारत मंडपम में आयोजित किया गया। 4 जनवरी 2024 को नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में। क्या कहती है? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? अब नॉर्थ इंडिया ये कहाँ है? बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर। ये केवल आपसे ही पूछ लिया जाएगा बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो ये कठुआ जम्मू कश्मीर में है। मुख्य विषय क्या था? उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया। 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके लाभार्थियों से बातचीत की? विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। यह यात्रा पूरे भारत में
प्रमुख सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों के लिए सुनिश्चित करके चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से की गई थी? 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से की गई थी। 8 से 15 दिसंबर 2023 के मध्य कहां पर पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का आयोजन किया गया? दिल्ली के लाल किले में किया गया। तो ये सारे प्रश्न तो इसके पहले भी हो चुके हैं। 10 दिसंबर 2023 को किसने दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा क्या? राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की थी? पटना में की थी। तो ये सारे प्रश्नों को हम लोग एक बार देख चुके हैं। ठीक है। 7 दिसंबर 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी द्वारा कहां पर ADSASM का आयोजन किया गया? 2023 का मानेसर हरियाणा में किया गया। ICAT की स्थापना 2006 में की गई थी। ये ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशन ब्लॉक्स प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक को पहला स्थान देगा? तेलंगाना के हैं। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 दिसंबर 2023 को तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये नवंबर दिसंबर की घटनाएं हैं, इनको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। और आपका ये लगभग पूरा हो गया है। अब इसमें कोई बहुत खास नहीं है। जैसे 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। देखिए अभी समीक्षाधिकारी में यही प्रश्न पूछ लिया गया था। समीक्षाधिकारी में यही प्रश्न पूछा गया था। 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया। 4 दिसंबर 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहां पर समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया? IIT रोपड़ में किया। 28 से 30 नवंबर 2023 के मध्य आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? लैंगकॉबी मलेशिया में किया गया। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? एम्स देवघर झारखंड में किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराएंगे? 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आज उनके नई दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में किया गया था। ठीक है। 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 42वां संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके समीक्षाधिकारी में। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड किया गया। 28 नवंबर 2023 को लिंग समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका का शुभारंभ केंद्रीय महिला बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर उच्चतम न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। 25 नवंबर 2023 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपके अक्टूबर नवंबर है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक बार देख चुके हैं। तो अब ये यहीं पर लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर के घटनाक्रम को हम लोगों ने काफी कुछ देख भी लिया है। ठीक है। बस इतना ही घटनाक्रम रहा है, आपके जनवरी और फरवरी के घटनाक्रम रहे हैं जो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे हम यूपी का करंट अफेयर्स भी जो इधर का बचा हुआ है उस पर भी हम आपके साथ अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक पूरी होती है और हम लोग अब अगली क्लास में यूपी के करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर के और आपके इधर के बच्चे उनको पूरा कर लेंगे। एक बार पूरा रिवीजन भी कर लेंगे। एक बार पूरा जुलाई से दिसंबर तक का रिवीजन कर लेंगे और जनवरी से लेकर के इधर का पूरा रिवीजन कर लेंगे मित्रों। तो ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। आप बने रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ। हम सीधे जल्दी ही तुरंत MCQ जो शुरुआत किया गया था उस MCQ की श्रृंखला को भी आप निरंतर पाते रहेंगे। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए DPIS यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम ऐप के साथ आप जुड़े रहिए।